Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Numericals by Asutosh. This is our lecture number 4 on vector. Earlier we have studied in previous 3 lectures about in first we had some introductions of vector. In second and third we dealt with addition of vectors mainly. In this lecture, this lecture is concerned with vector subtraction, especially. Let us see what vector subtraction is. First of all, I would want to give you a recap of uh, the things we had studied in the previous lecture. Let us see. These are two vectors A and B given to us. We have to add them. We had seen that we had seen how to add two vectors like this. पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे हम लोग. ए और बी वेक्टर है अगर दिया हुआ इस तरीके से. बी वेक्टर हियर इज इंक्लाइंड एट थीटा एंगल एंड ए वेक्टर इज गिवन एज इट इज. तो यहाँ हम क्या किए थे पैरेललोग्राम लॉ में कि इसमें कोई हेड टेल सोचना नहीं है. एक कॉमन पॉइंट दोनों का टेल टू टेल कनेक्शन यहाँ जोड़ देते हैं और अगला स्टेप होता था हमारा कंप्लीट द पैरेललोग्राम. ये करके ये एकदम फास्ट चलाऊंगा मैं आपको क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया है. इस तरीके से था हमारा. फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे. नाम दे लेते हैं O A B C और D हो गया ये. ठीक है. अच्छा, ये वाला B है. अगर ये वाला अगर B है तो ये भी जो होगा हमारा साइड ये भी B हो जाएगा. ये भी B वेक्टर होगा. अच्छा, अब CD का जो है CD यहाँ पे क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा B cos थीटा. ये सब कैसे होता है कंपोनेंट ये हम आपको बता चुके हैं कई बार. पिछले 2 लेक्चर में 2 बार बता चुके हैं इसलिए अब बताएंगे नहीं. ठीक है. इसको बोलते हैं रिजल्टेंट बोलते हैं. और ये ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है. इसमें हम लोग 1 मिनट, ये पिक्चर थोड़ा सही नहीं बना, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं. बहुत ही गंदा लग रहा है. रात में वीडियो बनाने से यही होता है, कुत्तों की आवाज आती रहती है. जी वेक्टर है ये. एक रिजल्टेंट बनाते थे ऐसे. सीधा तो नहीं बन पाया पर चलिए कोई बात नहीं है. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं. ये हमारा हो जाता था. ये पहले तो बी वेक्टर हो गया. पैरेललोग्राम है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है. ये वाला बी साइन थीटा. अच्छा सॉरी, साइन थीटा लिखने से पहले तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया हमारा. तो ये भी बी, ये हो गया बी कॉस थीटा. ये हम देख चुके थे. इसको आर बोलते हैं. इसका नेमिंग कर लेते हैं O A B C और D. C ये वाला पॉइंट है जहाँ राइट एंगल बन रहा है और D ये वाला पॉइंट है जहाँ ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे आके मिल रहा है. ठीक है. अच्छा, इसमें हम क्या देखे थे? रिजल्टेंट बराबर आर स्क्वायर. इस वाले ट्रायंगल में
इस वाले ट्रायंगल में हम देखे थे कि हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्या है, बी साइन थीटा के बराबर। तो रख लेंगे बी साइन थीटा ओ सी, तो ए प्लस बी कॉस थीटा लिखेंगे इसको, ए प्लस बी कॉस थीटा आगे इसका स्क्वायर किए थे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यही था हमारा। अब ये b साइन स्क्वायर थीटा, ये b कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब इसमें से b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है। तो ये डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था हमारा। ये आया था एडिशन के केस में, वेक्टर एडिशन में ऐड कर रहे हैं दो वेक्टर को। अच्छा, और एक होता था कि ये रिजल्टेंट है कि अल्फा एंगल बना रहा है, मान लीजिए किसी भी एक वेक्टर से ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो टेन अल्फा, ये अल्फा एंगल निकालने के लिए टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में जब ये हम अल्फा लिए हैं तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बेस क्या हो जाएगा हमारा, पूरा ओ से सी तक हो जाएगा, यानी ए प्लस ए कहाँ तक है, ए इस डी पॉइंट तक है, ए वेक्टर डी पॉइंट तक है, और इस डी से सी तक बी कॉस थीटा है, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हम देख चुके थे, पिछले 2 लेक्चर से देख रहे हैं ये। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। जो होता है वेक्टर एडिशन एग्जिस्ट करता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। इस कहने का क्या मतलब है वो हम देखते हैं नेक्स्ट। मिटा लेते हैं इसको तब। तो चलिए, कुत्ते की आवाज़ से बिना परेशान हुए हम लोग अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। अब हम देखेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, तो कहाँ से लिख लेता हूँ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखेंगे अभी। देखिए, ए और बी वेक्टर है एज इट इज, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, पहले ऐड करते थे तो रिजल्टेंट किस तरीके से लिखते थे कि रिजल्टेंट खुद अपने आप में एक वेक्टर होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर लिखते थे। अभी हम माइनस कर रहे हैं, मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे कि a माइनस बी वेक्टर, ये भी एक रिजल्टेंट देगा कि ये जो a माइनस बी करने पे जो हमारा आता है वो भी एक वेक्टर, और उसका भी नाम रिजल्टेंट ही दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ हम बोल रहे थे आपको कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। इसका क्या मतलब है ये समझिए कि जो होता है एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि
माइनस बी वेक्टर मतलब हम आपको पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर उसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। तो उसमें हम बतलाए थे आपको कि इक्वल वेक्टर पढ़ाए थे और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ाए थे। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर वो चीज होता है कि कोई वेक्टर है उसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर बोल रहे हैं, कहने का ये मतलब होता है कि एक ऐसा वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब कि एक ऐसा वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड में सेम हो पर डायरेक्शन में अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो यही चीज है कि हम a प्लस माइनस बी कर रहे हैं, a माइनस बी ही हुआ ये। डायग्राम से और समझ में आएगा आपको। देखिए हम बताए थे आपको ड्रॉ करना भी नेगेटिव वेक्टर के कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, थीटा एंगल है, ठीक है। हमको सब्ट्रैक्ट करना है, हमको ऐड करना है किस चीज को, a प्लस माइनस बी को। a वेक्टर में माइनस b वेक्टर ऐड करना है, a वेक्टर में माइनस b वेक्टर को ऐड करना है। तो माइनस b वेक्टर हम इस तरफ बना लिए प्रोड्यूस करके। ये जो लेंथ होता है वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड बतलाता है, तो सेम लेंथ का हम एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर लिए। ये माइनस बी वेक्टर हो गया कि मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब हम a और माइनस बी का रिजल्टेंट जो बनाएंगे वो दे देगा हमको a माइनस बी वेक्टर, ठीक है, a माइनस बी का रिजल्टेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो कंप्लीट करते हैं पैरेललोग्राम को। ठीक है, अब a वेक्टर है, ये a वेक्टर हो गया हमारा और ये माइनस बी वेक्टर है, इसको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट हमारा। अच्छा अब एक चीज बताइए कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल हमारा पहले से थीटा दिया हुआ है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये 180 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा। ये किस चीज के बीच का एंगल है, ये a और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है। आप डिफरेंस समझिए, ये थीटा जो एंगल है ये a एंड b वेक्टर के बीच का एंगल है, लेकिन यहाँ 180 माइनस थीटा जो है ये a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। ठीक अब देखिए कि रिजल्टेंट किस तरीके से लिखेंगे हम। तो रिजल्टेंट लिखेंगे जिस तरीके से लिखे थे एडिशन में कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक। तो ये आर स्क्वायर लिखे हैं, हमको जब आर वेक्टर लिखना होता था तो इस तरीके से लिखते थे। आर अगर लिखे यानी कि ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो आर लिखते हैं। तो आर लिखे हैं तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक। अब देखिए इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो समझ में आ रहा होगा आपको कि माइनस बी और माइनस बी गुना होके प्लस हो गया, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए प्लस यहाँ हम ऐड कर रहे हैं किसको ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं। 2ab कॉस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल लिखेंगे। तो 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा एंगल कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। अब हम आपको बता देते हैं दो फार्मूला कि शायद आपको अभी नहीं पता हो, 11th में आप पढ़ लेंगे ये फार्मूला। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ठीक है।
ये कैसे होता है, कहाँ से आया, ये आप पढ़ लेंगे 11th क्लास में। और साइन 180 माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा। ये अभी आपको याद कर लेना है एज इट इज, जैसे हम बताए हैं आपको, अभी याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे अब हम रख देंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए डिफरेंस कहाँ आया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आता है यहाँ पे, डिफरेंस आया है हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था एडिशन के केस में। यहाँ हमारा डिफरेंस आ रहा है यहीं पे कि सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता है। रिजल्ट याद रखना है आपको, रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है कि रिजल्ट याद रखिए। प्रोसेस आपको नहीं भी याद हो, ये डेरिवेशन आपको नहीं भी याद हो, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो रिजल्ट आप ये देख रहे हैं, या इसको लिखना हो तो इस तरीके से लिख लीजिए कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है हमारा, ये बना रहा है अल्फा एंगल ए वेक्टर के साथ। ठीक, रिजल्टेंट का डायरेक्शन बतलाने के लिए करते थे ना कि अल्फा एंगल, ये किसी भी दो वेक्टर में से किसी एक के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ए के साथ अल्फा बना रहा है, उस केस में अब हम tan अल्फा निकालेंगे। इस केस में सब्ट्रैक्शन के केस में, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, तो tan अल्फा बराबर क्या लिखते थे, b साइन थीटा होता था। ठीक है, यहाँ थीटा क्या है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता था, ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखिए इसको हम लिखते हैं नीचे में, यहाँ इधर लिखते हैं tan अल्फा b sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा, तो b sin थीटा ही रह जाएगा। ये आपको अगर प्रोसेस याद ना रहे तो आप मेन रिजल्ट तो याद रख ही सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में हमारा ये फार्मूला आ जाता है, और यहाँ पे प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ए माइनस बी बी कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपको याद हो अच्छे से, दो लेक्चर में हम पिछले बता चुके हैं आपको, tan अल्फा बराबर ए प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता था। चेंज कहाँ पे आया है, चेंज सिर्फ ये माइनस में आया है, तो ये दो फार्मूला आपको, एक ये और एक ये याद रखना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। एक बार शुरू से हम पूरा कहानी देख लेते हैं। हम चले थे क्या बतलाने, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये बतलाने चले थे। हम बोले कि रिजल्टेंट, जैसे ए प्लस बी वेक्टर लिखते थे और उसके बराबर एक आर वेक्टर लिखते थे जिसको बोला जाता है यहाँ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट नाम दिया गया है। ठीक उसी तरह यहाँ ए माइनस बी भी करेंगे तो इस जो आता है हमारा जो वेक्टर, उसको आर वेक्टर बोलते हैं और उसका भी नाम रिजल्टेंट ही है। ठीक, अब हमने आपको बतलाया कि वेक्टर में वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, जो होता है ओनली एडिशन होता है। तो इस स्टेटमेंट का कहने का ये मतलब था कि ए प्लस माइनस बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं कि एक वैसा वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। ठीक, तो
ए में हम यहाँ जोड़े माइनस बी वेक्टर को, तो ए और बी वेक्टर बना लिए थे थीटा एंगल पे। अब यहाँ हम क्या किए कि बी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिए, सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब सेम लेंथ का हम बनाए, माइनस बी वेक्टर हो गया ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर। अब इसको हम ऐड किए हैं तो हमारा एक रिजल्टेंट आएगा। तो ए और माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यही कर रहे हैं, ए माइनस बी ही कर रहे हैं। तो ए और माइनस बी को हम ऐड किए, एक रिजल्टेंट देगा ये हमारा, उसी रिजल्टेंट का वैल्यू निकाले हैं, तो ये हमारा आया है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। और फिर इसमें tan अल्फा निकाले हैं हम यहाँ पे, tan अल्फा आपको तो देखे आप, tan अल्फा बराबर b sin थीटा a माइनस बी कॉस थीटा। आपको दो फार्मूला याद रखना है, ये दो फार्मूला एज इट इज अभी आप याद रख लीजिए, आप 11th क्लास में पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ये फार्मूला इंट्रोडक्शन ही होता है, इसी फार्मूले से शुरुआत ही होता है, शुरुआत में ही पढ़ाया जाएगा, उस समय आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन एडिशन से भी रिलेटेड होगा, मतलब दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला नहीं पहला क्वेश्चन है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। अगर आप में से किसी को लगता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को आप यहीं पे पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। शुरुआत में हमेशा हर लेक्चर में इजी क्वेश्चन से करता हूं, आप सॉल्व करें, इतना भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए सॉल्यूशन इसका, ये मॉड लगाने का मतलब क्या है, ए प्लस बी का, ए और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, उसमें मॉड लगाया हुआ है, मतलब ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट। तो ए प्लस बी लिख लेता हूं एक बार फिर से, ए प्लस बी वेक्टर जो है वो बराबर है ए माइनस बी वेक्टर के। ठीक है, ए माइनस बी वेक्टर के बराबर है, यानी कि आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला अभी जस्ट आप पढ़े हैं, इस सब्ट्रैक्शन के केस में ये फार्मूला होता है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। ठीक, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब इधर क्या बचा, प्लस 2ab cos थीटा, इधर माइनस 2ab cos थीटा, तो ये इधर ले आते हैं इसको, 4ab cos थीटा, 4ab cos थीटा बराबर बचा 0। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। लिखा है टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब ए और बी जीरो नहीं है। 4ab cos थीटा में से 4 तो कांस्टेंट है, ए और बी भी जीरो नहीं है, तो जीरो क्या होगा, किस कारण से ये जीरो आ गया। 4ab cos थीटा का प्रोडक्ट जो है ये जीरो किस कारण से आया हो, एंगल के कारण, थीटा के कारण। तो आप लिख सकते हैं इसको कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा का वैल्यू 0 कितने डिग्री एंगल पे होता है, 90 डिग्री एंगल पे। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, 90 डिग्री तो थीटा हो गया हमारा सी ऑप्शन। एंगल निकालना था
यही तो थीटा था, यही तो निकालना था, एंगल निकालना था ए और बी के बीच का 90 डिग्री। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, रिविजिट कर लेते हैं कि क्या कर रहे थे। टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी का मॉड और ए माइनस बी का मॉड बराबर है, यानी दोनों का रिजल्टेंट आपस में बराबर है। मॉड लगाते हैं, जब रिजल्टेंट ऐसे लिखा जाता है उसमें मॉड लगा देते हैं, तो रिजल्टेंट का क्या वैल्यू होता था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एडिशन के केस में यहाँ अंडर रूट दोनों पे लगा लिए, फिर दोनों का स्क्वायर किए और कैंसिल हो गया। इस तरीके से 90 डिग्री आया आंसर। इजी क्वेश्चन था। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, इस पर ढेर सारा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर कुछ नहीं है, अरे वेलोसिटी था और उसका वेलोसिटी वेक्टर होता ही है, तो ये सब टर्म लिखा जाता है वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स ए एंड बी, आप तो ये समझिए सीधे सीधे कि दो वेक्टर है आपके पास ए और बी, तो उसका रिजल्टेंट जो है इज परपेंडिकुलर टू ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है ए पे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आर इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमको दो इंफॉर्मेशन दिया है, एक पहला की परपेंडिकुलर है ये, और मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का वो हाफ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, ठीक। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन के थ्रू चलते हैं। कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक। तो ए वेक्टर बना लिए, ए वेक्टर ये हो गया हमारा, इसका रिजल्टेंट जो है ए और बी का वो परपेंडिकुलर है ए पे। तो ए पे परपेंडिकुलर किस तरह से बनेगा, परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, ये हो गया आर वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ए पे। लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है ए पे, ठीक, अच्छी बात, बना लिए। अब बी वेक्टर कैसे बनाएं, रिजल्टेंट तो कई बार आप देखते थे बीच से बनाते थे, यहाँ पे क्या करें, तो बी वेक्टर इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है आर वेक्टर ए पे, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ठीक है। ये बी वेक्टर हो गया हमारा, ये थीटा एंगल है, ठीक। मान लिया कि ए और बी के बीच में थीटा एंगल है। अब हमको क्या निकालना है, एंगल ए और बी के बीच का, ठीक। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए कि साइन थीटा बराबर, थीटा जहां हम माने हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। ये आप सबको मालूम है, 10th में पढ़े हैं आप, पी बाई एच होता है, पी बाई एच। थीटा ये है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला होगा तो परपेंडिकुलर आर और बाई बी, आर बाई बी परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर, और ये बी हमारा हो गया, बी मैग्नीट्यूड हो गया बी वेक्टर का, और आर हो गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जान रहे हैं, अगला हमको यहाँ पे जानकारी दिए हुए है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आर इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। मतलब आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी का हाफ है, यानी बी बाई 2 बाई बी है ये। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हम लिख सकते हैं, हेंस साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री। अब बहुत लोग क्या करेंगे, सीधा आंसर 30 डिग्री टिक कर देंगे और हो जाएगा आपका ये गलत। इसलिए गलत हो जाएगा कि आप जरा गौर से देखिए कि इस ए वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है ए का डायरेक्शन, और ये तो यानी कि इसका हेड, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल जुड़ रहा है। दो लाइन के बीच में अगर एंगल एज इट इज लिखना है जो दिया हुआ है, तो
दोनों का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। ए और बी वेक्टर है कोई, ए और बी वेक्टर है कोई, इसके बीच में अगर एंगल थीटा हम बोल रहे हैं तो दोनों का आपस में टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे एक का हेड और एक का टेल, बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड जुड़ा हुआ है, तो ये जो थीटा होगा ये ए और बी के बीच का एंगल नहीं होगा। यहाँ जो एंगल हो जाएगा, एंगल पता करने के लिए ए वेक्टर को आगे प्रोड्यूस कर लिए, अब इसका टेल यहाँ पे है, ए वेक्टर का टेल यहाँ पे है और इसका बी वेक्टर का टेल है। अब टेल टू टेल कनेक्शन है तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा ए एंड बी वेक्टर के बीच का रियल वाला एंगल। तो ये थीटा जो है 30 डिग्री है और ये आप जान रहे हैं कि ये टोटल 180 होता है, थीटा 30 है तो ये 150 हो जाएगा। तो यही होगा हमारा आंसर कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150 डिग्री। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले दिया हुआ था रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो रिजल्टेंट हम बनाए परपेंडिकुलर टू ए। हम जरा इसको क्लियर करके बना दें, ये आप देख लिए हैं कि किस तरीके से आया है, आप ये तो देख चुके। फिगर जरा मैं अच्छे से बना दूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन मैक्सिमम यहीं पे होता है, इसी जगह पे कि एंगल समझ में नहीं आता है। गलती जो सबसे ज्यादा करते हैं बच्चे यहीं पे करते हैं कि 30 डिग्री आ गया तो उसके बाद कि हाँ 30 वाला ऑप्शन टिक कर लिए और गलत हो गया हमारा एग्जाम में। ये 90 बना रहा था, हमने कहा था कि बी वेक्टर इस तरीके से बना लेते हैं, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, इसके बीच के एंगल थीटा मान लिए थे और आप देखे थे अभी हम कैलकुलेशन करके निकाले हैं साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई बी हम लिखे थे, और जहां आर बी बाई 2 है और ये बी है तो 1/2 आया, थीटा 30 डिग्री आया था। अब आप देखिए कि यहाँ पे ए का हेड और बी का टेल जुड़ा हुआ है, तो इस कनेक्शन में आप एंगल कैसे बता सकते हैं, इसलिए हम ए वेक्टर को आगे की ओर प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर को आगे की ओर प्रोड्यूस कर लिए। ठीक, अब देखिए कि इस ए वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है वेक्टर में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ए वेक्टर का और बी वेक्टर का टेल टू टेल कनेक्शन है, यानी कि ये वाला एंगल ये 30 डिग्री है, ये टोटल 180 होगा, ये 30 डिग्री था हमारा थीटा तो ये 150 हो जाएगा। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको पूछा जाए, अगर देखना है तो टेल टू टेल कनेक्शन होना चाहिए। टेल टू टेल कनेक्शन होगा तभी आप जो एंगल बताएंगे उस दोनों के बीच, दोनों वेक्टर के बीच का सही एंगल आप बता पाएंगे। टेल टू टेल कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ ये थीटा जो 30 डिग्री आया था ये एंगल क्यों नहीं हुआ दोनों ए और बी वेक्टर के बीच का, इसलिए क्योंकि ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ था, जबकि होना क्या चाहिए टेल टू टेल कनेक्शन, इसलिए 150 डिग्री आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। A car is moving on a straight road due north with a uniform speed of 50 km/h. It turns left through 90 degree. If the speed remains unchanged, the change in velocity of the car. तो कुछ बच्चे तो यहीं पे कि if the speed remains unchanged, the change in velocity of the car 0 मार लेंगे, 0 ऑप्शन टिक कर लेंगे और ये हो जाएगा सरासर अपराध। देखिए क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, अगर आप में से कोई सॉल्व करना चाहता है तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करें। ये बच्चों 5 नहीं है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन लिखा है हमने, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है और ये ड्यू वेस्ट है। तो फिलिंग्स पे जाएं। A car is moving on a straight road, ठीक है, A car is moving on a straight road due नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 km/h। एक उसके बाद ये लेफ्ट टर्न लेता है, तो नॉर्थ में चल रहा है, लेफ्ट टर्न लेता है तो किधर चला जाएगा, वेस्ट में चला जाएगा थ्रू 90 डिग्री। इफ द स्पीड रिमेंस अनचेंज्ड, तो सबसे पहले तो वेक्टर बनाते हैं, मान लेते हैं कि 50 km/h, 50 km/h नॉर्थ में चल रहा था, ये V1 वेक्टर मान लीजिए। ठीक है,
उसके बाद कहता क्या है हमको कि ये 90 डिग्री लेफ्ट टर्न ले लेता है, 90 डिग्री, और इधर भी चलता है ये 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर, और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, वेस्ट पड़ेगा हमारा। इसको मान लेते हैं v2 वेक्टर। हमको पूछ रहा है, बोल रहा है कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार निकालने के लिए, ठीक। तो दो वेक्टर हो गया। अब हम आपको बताए हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग, ये n का मतलब हुआ नॉर्थ और ये w का मतलब हुआ वेस्ट, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मिटाता नहीं हूँ ऊपर, ये v2 वेक्टर हो गया जो कि इक्वल है हमारे 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। अब ये वाला वेक्टर मिटा लेते हैं ऊपर, जो हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए थे कि आपको फील आए, रियल जैसा फीलिंग है। ये v2 है, ये v1 है, ठीक है। अब हमको बताइए, चेंज पूछ रहा है, तो चेंज जब हम करते हैं, डेल्टा v जब निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल माइनस इनिशियल करने की परंपरा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो v2 है ये, तो v2 वेक्टर, और ये खुद अपने आप में एक वेक्टर होगा डेल्टा v, v2 माइनस v1 करना है हमको। डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर भी लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस v1 मतलब v2 में हम जोड़ रहे हैं माइनस v1 को, वेक्टर को, ठीक है। अब हम मिटाते हैं बच्चों यहाँ से v1 और v2 का वैल्यू, क्योंकि ये काफी गंदा दिख रहा है। सिर्फ v1 v2 लिखेंगे और वैल्यू तो दोनों का सेम ही है, तो नोट कर लेंगे बाद में जहां जरूरत पड़ेगी। ये हमारा v1 वेक्टर था और ये v2 वेक्टर है, ठीक है। हमको क्या करना है, v2 में जोड़ना है माइनस v1, तो v1 को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, माइनस v1 बना लेते हैं वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब सेम लेंथ का v1 वेक्टर इधर बनाएंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो ये माइनस v1 वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब v2 में हम माइनस v1 जोड़ रहे हैं। अब इस v2 वेक्टर में हम माइनस v1 वेक्टर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो एक रिजल्टेंट आएगा। पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। ये समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि ये v2 में हम v1 ऐड कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में एंगल यहाँ 90 डिग्री था, v1 v2 में, v1 और v2 के बीच में एंगल 90 डिग्री था। तो आप ये देखिए कि v2 और माइनस v1 के बीच में भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल 180 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चेंज निकालना है स्पीड में, ठीक। क्या करना होगा, हमको करना होगा कि डेल्टा v, देखिए बच्चों, डेल्टा v लिखिए या r लिखिए, बात बराबर है। ये भी डेल्टा v जो है रिजल्टेंट ही देगा हमारा, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डेल्टा v नहीं r ही लिख लेते हैं हम। r का वैल्यू जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है v1 v2, तो इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये v1 प्लस v2 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, नहीं ऐड कर रहे हैं, माइनस क्यों, तो 2v1 ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं v2 और माइनस v1 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 2v1 v2 और cos थीटा, तो cos 90 डिग्री, और यहाँ पे आप v1 माइनस v1 लगा सकते हैं। और वैसे भी माइनस नहीं, सॉरी माइनस क्यों लगाएंगे आप यहाँ पे, v1 तो मॉड है ना, v1 लिखने का मतलब मॉड है, तो वो खुद ही पॉजिटिव होगा, तो 2v1 v2 हो गया
cos 90, तो ये cos 90 जहां आ गया ये वाला टर्म 0 हो गया। अब आप देखिए कि r स्क्वायर है और ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 50 का स्क्वायर हो गया। हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 50 का स्क्वायर या 50√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए डायरेक्शन भी बताना है। 50√2 50√2 तो दो है, दो ऑप्शन है दिया हुआ। ये डायरेक्शन था हमारा नॉर्थ, ये डायरेक्शन था वेस्ट और ये है साउथ। ये जब नॉर्थ है तो ये साउथ है। तो अब आप देखिए कि इस वाले डायरेक्शन को रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 50√2 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो बी ऑप्शन सही है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा आई थिंक। हम लोग अभी लगातार कई क्वेश्चन किए हैं ऐसा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर एंड a माइनस b इज इक्वल टू r, देन एंगल बिटवीन a एंड b हमसे पूछ रहा है। अगर आपको लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी है, तो आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए और मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए पहला हमको लिखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। ठीक, तो एज इट इज नोट करते हैं a प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी को जोड़ रहे हैं तो एक रिजल्टेंट आया आर वेक्टर, यही तो लिखा है। तो आर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। पहला यहाँ ये पहला हो गया हमारा, एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। दूसरा हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। ठीक, अब देखिए कि ये आर स्क्वायर बराबर इतना, ये भी आर स्क्वायर बराबर इतना, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 2 हम लिखेंगे, 1 बराबर 2 और इक्वेट कर लेते हैं इधर। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा हूं जगह नहीं है उधर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिए। इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, हमारा बचा क्या, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab बचा। इस 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, cos थीटा बराबर बचा -1। -1 cos थीटा का वैल्यू कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, ऑप्शन इसका डी हो गया। हमने ये क्वेश्चन कराने का मकसद यही था कि कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो जाता है इसमें कि a माइनस बी इज इक्वल टू आर लिखा है। क्वेश्चन ऐसा है कि a वेक्टर है और b वेक्टर है, इसको जोड़ते हैं तो r वेक्टर आता है। ठीक, a और b के मैग्नीट्यूड को जब माइनस कर रहे हैं तो भी इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यानी कि a और b के मैग्नीट्यूड को जब घटा रहे हैं, a और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को घटा रहे हैं, उनका डिफरेंस कर रहे हैं, तो ये r वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है। तो
इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लिया। आपके पहला केस दिया हुआ था तो इससे हम एक इक्वेशन फॉर्म कर लिए, a माइनस बी दिया हुआ था, तो चूंकि हम यहाँ आर स्क्वायर निकाल चुके थे और a माइनस बी बराबर आर दिया हुआ है, तो हम ऐसा कुछ करें कि आर स्क्वायर के बराबर ले आए। तो आर स्क्वायर के बराबर हम एक ये इक्वेशन ले आए, तो अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आर स्क्वायर बराबर इतना है, आर स्क्वायर बराबर इतना है, और ये भी आर स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है, तो दोनों सेम चीज के इक्वल में है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बन गया। तो आपको कई सारे क्वेश्चन में फिगर करना पड़ता है तरीका कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ इन 20 सेकंड। फाइंड द एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहले हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। टाइम तो दिया ही हुआ है 20 सेकंड, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो क्या करेंगे? पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन में कोई पार्टिकल चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इसको देखिए 10 मीटर पर सेकंड तो हम v मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं, और कहता है कि वेलोसिटी चेंज करके 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में हो जाता है। देखिए हम इसको फिर नॉर्थ को, जैसे कि यहाँ से ऐसे चला, फिर इस तरीके से हम कर सकते थे कि यहाँ पे बढ़ गया, लेकिन इसको यही पैरेलल शिफ्ट कर लीजिए। 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा v2। ठीक है, अच्छा अब हम आपको बतलाए थे कि जब डेल्टा v निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, v2 माइनस v1 करेंगे, तो v2 प्लस माइनस v1। अभी वो एरो वगैरह लगाते थे इधर ऐसे ऐसे ऐसे, वो सबको लगाने का जरूरत नहीं है, आप फिलिंग पे चलिए। v2 प्लस माइनस v1। ठीक है, v2 में हम माइनस v1 जोड़ रहे हैं। ऐसा करेंगे जब, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो v2 माइनस v1 करेंगे, तो यहाँ पे पलटना कौन सा पड़ेगा? कौन से वेक्टर को हमको नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा? v1 का नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। ये शुरुआत में हम लिखते हैं आपकी जानकारी के लिए। ये v1 वेक्टर था, ये v2 वेक्टर था। ठीक है, अब v1 को हमको उल्टा बनाना है, v1 वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बनाना है इसका, तो माइनस v1 हो गया, ये माइनस v1 वेक्टर। अब इस v2 वेक्टर और v1 वेक्टर को हम ऐड करेंगे, तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बनेगा। और तो ये पैरेललोग्राम जैसा लग नहीं रहा है, पर चलिए, ये हमारा कितना डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है, लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये v2 वेक्टर, ये v1 वेक्टर है। ठीक है, माइनस v1 वेक्टर, इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसको ऐड करना है। फिगर बनाने का कोई जरूरत वैसे था नहीं कोई बहुत ज्यादा, पर आपको फील देने के लिए हमने फिगर बनाया है यहाँ पे कि v2 वेक्टर था, v1 वेक्टर था, लेकिन हमको क्या करना है? v2 माइनस v1 करना है। तो v2 प्लस माइनस v1, यानी कि v2 वेक्टर में हम माइनस v1 वेक्टर को जोड़ेंगे, v2 वेक्टर में माइनस v1 वेक्टर को जोड़ेंगे। तो v1 तो ये है, माइनस v1 क्या होगा? तो इधर की ओर होगा, इधर की ओर। तो अब ये v2 तो v2 है एज इट इज, लेकिन v1 माइनस v1 वेक्टर इस तरफ आ गया, तो अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा ये इस तरफ होगा। ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है ईस्ट, तो ये डायरेक्शन जो होगा ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप जानते हैं कि 10 और 10 है, तो डेल्टा भी या r लिखिए, r, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा, अब देखिए कि v1 v2 के बीच में एंगल कितना है?
माइनस V1 और V2 के बीच में एंगल कितना है, ये 90 है, तो ये भी 90 है, तो cos 90 जानते हैं आपकी 0 होता है, तो यहाँ से ये सारा टर्म हमारा 0 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10√2, और ये r जो है यही डेल्टा v के बराबर है। हमने आपको बतलाया था कि ये डेल्टा v देगा, या इसी को आप बोल सकते हैं कि ये r वेक्टर भी देगा हमारा। डेल्टा v कीजिए या r की r है, r क्या है, v2 और माइनस v1 का सम, तो v2 और माइनस v1 मतलब v2 माइनस v1 का, v2 माइनस v1 है, और ये रिजल्टेंट तो उसी का रिजल्ट देगा v2 माइनस v1 का। तो यहाँ पे डेल्टा v जो है ये भी हमारा r वेक्टर जो देगा वो भी डेल्टा v के ही बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये डेल्टा v आ गया हमारा 10√2, 10√2 क्या, 10√2 मीटर पर सेकंड, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमको निकालना है एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी तो हमसे पूछा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखिए एक्सीलरेशन दिया हुआ है, हमने बताया था आपको एक्सीलरेशन के बारे में कि एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाई टी, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई टाइम, तो 10√2 तो आया है हमारा डेल्टा v, और टाइम आ जाएगा हमारा, ये टाइम क्या है 20 सेकेंड, 2 टाइम्स कटा तो √2 है और नीचे 2 है, तो 2 को √2 लिख लीजिए, 2 से 2 कट गया, 1/√2 हो गया। 1/√2 क्या है, एक्सीलरेशन, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिधर चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, रिजल्टेंट के बराबर, और रिजल्टेंट क्या है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो यही है बी ऑप्शन। तो ये हो गया ऐसा क्वेश्चन, तो हम आपको पहले भी करवाए थे, इसमें चेंज वही था पिछले क्वेश्चन में जो ऐसा करवाया था क्वेश्चन, उसमें था कि 50 था, 50√2 आया था उसमें, और उसमें था हमको कि चेंज इन वेलोसिटी पूछे हुए था। यहाँ बस थोड़ा सा चेंज है कि एक्सेलरेशन पूछे हुए हैं, और कोई इस क्वेश्चन में कुछ खास चेंज था नहीं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, a particle moves in a circle with constant speed v, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, the angular separation of 2 points on the circumference of the circle is 60 degree। angular separation बोल रहा है 2 points on the circle a and b, 2 पॉइंट है सर्किल पे a और b, उसका एंगुलर सेपरेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि सेंटर पे ये एंगल जो बन रहा है ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब हमको बोल रहा है कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट a टू b, मतलब पॉइंट a और b में चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। तो देखिए सर्किल जो है, सर्किल पे हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, पर वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन सा फैक्टर काम करता है यहाँ पे, क्योंकि वो फैक्टर का नाम है डायरेक्शन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इसलिए वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी है, और ए पॉइंट पे भी है और बी पॉइंट पे भी है, तो हम इसको v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं, ठीक। ये v1 वेक्टर हो गया, ये v2 वेक्टर हो गया। अब देखिए कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ए से बी, क्या करें, तो ऐसा करते हैं कि v2 वेक्टर है हमारा इस तरीके से दिया हुआ, तो हम आपको बताए थे कि पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं वेक्टर का, तो इस v2 वेक्टर को उठा के एज इट इज यहाँ डाल सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं v2 वेक्टर को, ये v2 वेक्टर हम ड्रॉ कर लिए, रीड्रॉ कर लिए पैरेलल शिफ्टिंग करके, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप ये देखिए कि ये वाला जो है हमारा ये v2 वेक्टर है, ठीक, और ये वाला है v1 वेक्टर।
अब आप बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री। टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। ये आप सर्किल में भी पढ़े हैं कि, और ये रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ही, तो ये 30 है, ये वाला 30 है इस ट्रायंगल के अंदर, इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल जो हमारा ये 30 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 डिग्री जो एंगल आया है किसके बीच आया, V1 और V2 वेक्टर के बीच में। ठीक है। और अच्छा, एक बात हम ट्रिक के लिए आपको बतला देते हैं कि हमेशा अगर इस तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ रहा है, आता है आपको, और सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है ना, कि लिखता है कि एंगुलर सेपरेशन या सेंटर पे एंगल जो है 60 डिग्री, उतना ही एंगल होता है V1 और V2 वेक्टर के बीच में। ये हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, ये आप याद रखिएगा। यहाँ तो हम निकाल कर दिखा दिया आपको कि ये वाला एंगल 60 था, इसको हम पैरेलल शिफ्ट किए यहाँ, तो ये इसको 90 डिग्री पे यहाँ कट कर रहा है, तो ये 90 प्लस 60 150 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 लिखे हैं यहाँ पे, दिख नहीं रहा है आपको, पर 30 है ये 30। अच्छा, ये वाला फर्दर 90 होता है, तो ये 30 है, तो ये 60 हो गया। तो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है, जो एंगल सेंटर पे बनता है, वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बनता है। V1 और V2 के बीच में एंगल हो गया यहाँ 60 डिग्री। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है हमको, तो डेल्टा V कर लेंगे, डेल्टा V और इसका स्क्वायर, ये भी एक तरह से रिजल्टेंट ही हो गया, कहिए कि इस तरीके से कुछ रिजल्टेंट होगा हमारा यहाँ पे इसका। पर चलिए, अब फार्मूला है, अब रिजल्टेंट फिगर वगैरह बनाने का कोई मतलब नहीं है। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos 60 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये V1 और V2 तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे कि V1 और V2 में आप कंट्राडिक्ट कर पाइए कि ये V2 वेक्टर था, ये V1 वेक्टर था। इसका मैग्नीट्यूड तो क्या लिखा है, कांस्टेंट स्पीड V से, तो इसका भी मैग्नीट्यूड V1 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड V है, और V2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड जो है हमारा V है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे V1 को V स्क्वायर लिख सकते हैं, V2 को भी V स्क्वायर लिख सकते हैं, V1 V2 को भी हम 2V स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos 60 होता है 1/2। तो अब आप देख लीजिए, ये V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर और माइनस V स्क्वायर है, तो 2V स्क्वायर में से एक V स्क्वायर गया, तो V स्क्वायर बचा, तो डेल्टा V स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा V मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू V आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी जो है ये हमारा V हो गया, कि जितने वेलोसिटी से घूम रहा था वही वेलोसिटी हो गया, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जितना से कर रहा था वही हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ गया V। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो एंगल सबटेंडेड होता है सर्किल के सेंटर पे, एक बार हम आपके लिए फिर से रिड्रॉ कर देते हैं ये सर्किल पूरा, क्योंकि हौच पौच हो गया है वहां पे। देखिए कुछ इस तरीके से था हमारा, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, यहाँ से ये V1 था वेक्टर हमारा, और ये V2 था वेक्टर। ऑल्दो इसका वैल्यू सेम है, ये हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं कि V1 V2 है। यहाँ ये 60 डिग्री बना रहा था, तो अभी 60 डिग्री हम इधर कहीं लिख लेते हैं, इस 60 डिग्री बना रहा था, क्योंकि वहाँ पे पच ना हो। और ये हम क्या बनाए हैं, ये बनाए हैं V2 वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिए, V2 वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए। अच्छा, अब ये देखिए ध्यान से कि ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है, यहाँ हम लिखे हुए हैं, ठीक, ये वाला एंगल 90 डिग्री है,
ये 60 और ये 90, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 30 होगा, और ये टोटल जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है यहाँ, ये 60 डिग्री जो आया, ये V2, ये V2 और ये V1 वेक्टर के बीच का एंगल है या नहीं? V1 और V2 वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ था कि 60 डिग्री सेंटर पे सबटेंड कर रहा है इस सर्किल में, कि एंगुलर सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स 60 डिग्री दिया हुआ था, और V1 और V2 के बीच में भी जो एंगल आया 60 डिग्री ही आया। तो हम बोले आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमेशा आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड से जब मोशन हो रहा है सर्किल के अंदर, तो उसमें आपको याद रखना है हमेशा कि V1 और V2 के बीच में उतना ही एंगल बनेगा जितना कि सेंटर पे होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v। यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन एंगल डिस्क्राइब्ड एट द सेंटर इज थीटा। ठीक है, वैसे तो अब हम आपको बोल सकते हैं डायरेक्टली कि एंगल जो है डिस्क्राइब्ड यहाँ पे सेंटर पे थीटा है, तो ये V1 और V2, अगर इसको हम जैसे कि इसको V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं, तो V1 V2 के बीच का एंगल भी थीटा होगा, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से हम मैनुअल मेथड से ही करके बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए V1 वेक्टर है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं, इसको शिफ्ट पैरेलली, V1 वेक्टर को हम शिफ्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, ये एंगल था थीटा, लिखा हुआ है हमारा, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, और ये एंगल है 90 यहाँ पे, फिर हौच पौच हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? कुछ इस तरीके से था क्वेश्चन हमारा। हाँ, ए और बी पॉइंट था, यहाँ पे हम यहाँ पे एक भी, इसको V1 मान लिए थे, और ओरिजिनली था क्वेश्चन में V और V ही, लेकिन हम इसको V1 V2 मान के बता रहे हैं कि इजी होगा हम लोगों के लिए समझने के लिए। ये जो एंगल है सेंटर पे, ये है थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि V1 वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं V1 वेक्टर का। पैरेलल शिफ्टिंग हम आपको कई बार बता चुके हैं अच्छे से, तो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है वेक्टर में। अब आप देखिए गौर से कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर में, इस ट्रायंगल के अंदर में ये वाला 90 डिग्री, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा हमारा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 और ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब देखिए कि इस वाले एंगल, ये तो राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा थीटा, क्योंकि इस तीनों एंगल का सम जो होगा 180 के बराबर होगा, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड है ये 180 डिग्री। तो ये वाला 90 माइनस थीटा, देखिए ये वाला 90 माइनस थीटा, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ है? ये वाला एंगल है हमारा 90 डिग्री, और ये वाला थीटा, ये तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा थीटा, और 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। तो हम कहे थे आपको कि मैनुअली करके देखते हैं,
यहाँ पे थीटा एंगल है, तो हम पहले ही बोल दिए थे कि V1 और V2 के बीच में भी थीटा एंगल होगा, लेकिन यहाँ हमने आपको करके दिखाया कि V1 और V2 के बीच में रियली में थीटा एंगल है। ठीक, हमको इसमें निकालना क्या है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन एंगल डिस्क्राइब्ड एंड सेंटर इज थीटा। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा V निकालना है। ठीक, तो अब हमको आप ये बताइए कि डेल्टा V बराबर जो होगा, डेल्टा V बराबर क्या लिखेंगे, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 लिख सकते हैं, हाँ लिखते हैं, 2V1 V2 cos थीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि V1 और V2 जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है विद कांस्टेंट स्पीड v, तो इसको हम v स्क्वायर सब लिख लेते हैं। यहाँ पे भी तो v और v ही था, यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको V1 V2 कर दिए थे, ताकि जब डिस्प्लेस करें वेक्टर को तो समझ में आए, ये भी v रहता ये भी v रहता तो क्या समझ में आता कि कौन सा वेक्टर डिस्प्लेस किए हैं, तो समझाने के लिए V1 V2 कर दिए थे। अब यहाँ पे देखिए कि माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा एंगल V1 V2 के बीच में, इसको और लिख सकते हैं डेल्टा V स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, और डेल्टा V इज इक्वल टू 2v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब जब देखिए एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है बच्चों, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। अभी ये साइन स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 इंटू 2 4 है, तो 4 का जो 4 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारा 2 v स्क्वायर है उसका v हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 2v साइन थीटा बाई 2 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना था। एक बार आप देखिए पूरी तरह से कि क्या बना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको। क्वेश्चन था हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म। देखिए एक्चुअली क्या है कि जनरलाइज्ड फॉर्म बनाने का कोशिश किए हैं हम यहाँ पे, समझे। जैसे कि आप हमारा फार्मूला आ गया 2v साइन थीटा बाई 2, ये तो आप देख लीजिए कि कैसे आया। ये v1 वेक्टर, फिर इसको पैरेलल शिफ्टिंग किए, फिर यहाँ पे इस तरीके से, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ये डेरिवेशन आप समझ गए हैं कि ऐसे इस तरीके से डेराइव किए। हमारा जो रिजल्ट आया कि डेल्टा v जो आया हमारा 2v साइन थीटा बाई 2, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए एक क्वेश्चन करवाए थे हम आपको जहां 60 डिग्री था, 60 डिग्री था, तो उसमें क्या आया था हमारा, v आया था। चेंज इन वेलोसिटी जो आया था वो v आया था। तो देखिए इस पे, इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कि हमारा डेल्टा v आ गया है,
चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला आ गया है। जब भी कोई इस तरीके का सर्किल दिया हुआ हो, थीटा एंगल बना रहा हो, तो उसमें ये आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो। 2v sin θ/2 ये फार्मूला आ गया। एक क्वेश्चन हम आपको पीछे कराए थे, क्वेश्चन नंबर 6 था कि एंगल जो था 60 डिग्री था, तो उसमें वेलोसिटी पूछ रहा था, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा था, तो v 2v 3v इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था, आंसर था हमारा v। तो देखिए किस तरीके से उस वाले क्वेश्चन पे ये फार्मूला अप्लाई कीजिए कि 60 डिग्री एंगल था दोनों के बीच में, तो 60/2, तो ये क्या हो जाएगा 2v sin 30 डिग्री। sin 30 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा v बराबर आ गया v। तो 2 स्टेप में ये क्वेश्चन बन गया। कोई जरूरत नहीं है कि इतना ये पैरेलल शिफ्टिंग करो, ये करो, वो करो, पर एक कोई भी चीज समझाने का एक प्रोसेस होता है, एक जर्नी होता है, उस जर्नी के थ्रू आपको ले जाना जरूरी था। तो इसलिए ये वाला फार्मूला आप याद रख सकते हैं चाहे तो इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये वेक्टर सबट्रैक्शन का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं अगले लेक्चर में, अच्छा ढेर सारा।